कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता और पूर्व कैबिनेट मंत्री जयराम रमेश ने कहा कि भाजपा धर्म के नाम पर ध्रुवीकरण करके सत्ता हासिल करना चाहती है और इसके चलते वह जन जन के आराध्य श्री राम व्यक्तित्व को भी भुनाकर आमजन की आस्था से खिलवाड़ कर रहे हैं। वे आज जोधपुर प्रवास पर पत्रकारों से रूबरू हुए। उन्होंने भाजपा पर सरकारी मशीनरी का उपयोग करके इलेक्टोरल बॉन्ड अपने पक्ष में कराकर अब तक का सबसे बड़ा घोटाला करने, जिसको छिपाने और दबाने का प्रयास भाजपा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के आदेशों के चलते एसबीआई बैंकों को इसका खुलासा करना पड़ा। उन्होंने कहा कि इस वर्ष के लोकसभा चुनाव के दौरान स्थितियां बदल चुकी है और देश की जनता कांग्रेस की ओर से आयोजित भारत जोड़ो न्याय यात्रा, जो कि कन्याकुमारी से कश्मीर तक और मणिपुर से महाराष्ट्र तक राहुल गांधी के नेतृत्व में निकाली गई, उसके समर्थन में अब लोकतंत्र को बचाने के साथ संविधान को बचाने के लिए इस बार का लोकसभा चुनाव हो रहा है, जिसमें जनता अब भाजपा के जुमले और छलावे में नहीं आएगी और इस बार भाजपा के जीत के आंकड़ों के मंसूबों पर रोक लगाएगी। ये मानकर चल रहे हैं कि ये लोकतंत्र के बचाने के लिए और खास तौर से हमारे संविधान को बचाने के लिए बाबा साहब अम्बेडकर जी ने बनाया था 1950 में, इस संविधान को बचाने के लिए ये चुनाव लड़े जा रहे हैं। एक तरफ एक तंत्र का तोप चलाया जा रहा है प्रधानमंत्री के द्वारा, बीजेपी के द्वारा, और दूसरी तरफ लोकतंत्र की शहनाई बजाई जा रही है कांग्रेस पार्टी और उनके जो घटक दल हैं इंडिया गठबंधन के। तो ये एक तंत्र का तोप बनाम लोकतंत्र की शहनाई का मुकाबला है। हम प्रचार में लगे हुए हैं पहले से ही और घर घर गारंटी कार्ड डिस्ट्रीब्यूशन हम कर रहे हैं। 3 अप्रैल को हमारे कांग्रेस अध्यक्ष ने ये 5 न्याय 25 गारंटी ये कार्ड करीब 8 करोड़ परिवारों तक हम पहुंचा रहे हैं, क्योंकि देश के किसान मांग रहे हैं कि एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए। वो नहीं हुआ है अब तक। देश के किसान मांग रहे हैं कि कर्जा माफी हो, वो नहीं हुआ है। 16 लाख करोड़ रुपया पूंजीपतियों का माफ हुआ है, पर 1 करोड़ कर्जा माफी नहीं हुआ है किसानों का। आपको याद होगा 2008 में डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की सरकार के समय में 72,000 करोड़ रुपया किसानों का कर्जा माफ हुआ था। और सबसे बड़ी बात यह है, हम ये मानकर चल रहे हैं कि अगर आप मुझे पूछें सबसे बड़ा मुद्दा क्या है, वो बेरोजगारी है। पर 2024 के लोकसभा के चुनाव और भी महत्व रखते हैं, क्योंकि पिछले 10 साल में ऐसा कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री अमृत काल की सपने दिखाते हैं, पर हकीकत ये है कि पिछले 10 साल अन्याय काल का समय रहा है। किसान पीड़ित हैं, युवा पीड़ित हैं, महिलाएं पीड़ित हैं, श्रमिक पीड़ित हैं, और हिस्सेदारी की तो बात होती ही नहीं। जो हमने गारंटियां दी हैं, अभी प्रधानमंत्री भी कहते हैं ये मोदी की गारंटी है। ये गारंटी शब्द पहली बार कर्नाटक के विधानसभा के चुनाव के संदर्भ में कांग्रेस पार्टी ने इस्तेमाल किया था। बाद में तेलंगाना के चुनाव में भी हमने गारंटियां दी, और ये कांग्रेस पार्टी की गारंटियां हैं महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए, किसानों के लिए, पिछड़े वर्गों के लिए, श्रमिकों के लिए। और कर्नाटक में और तेलंगाना में हमने लागू करके दिखाया भी है कि ये कागजी वादे नहीं हैं, ये जो हम वादे करते हैं उसको पूरा करके ही रहते हैं। पिछले 1 महीने से देश का सबसे बड़ा घोटाला, इलेक्टोरल बॉन्ड घोटाला, देश के सामने आया है। प्रधानमंत्री बार बार कोशिश कर रहे हैं श्रेय लेने का कि सारी जानकारी जो निकल कर आई है उन्हीं की वजह से आई है, पर सच्चाई ये है कि आखिरी वक्त तक प्रधानमंत्री ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को
रोका कि ताकि ये जानकारी नहीं निकले, और ये जानकारी आई है सुप्रीम कोर्ट के वजह से। सुप्रीम कोर्ट ने कहा नहीं, आप बताओ बॉन्ड किसने खरीदा है और बॉन्ड किसको गया है। ये जानकारी सुप्रीम कोर्ट के हस्तक्षेप के कारण ही हुआ है, और इससे साफ हो गया है 8,200 करोड़ रुपया बीजेपी को मिला है इलेक्टरल बॉन्ड से। और इस इलेक्टरल बॉन्ड घोटाले में, ऐसे तो राजस्थान का सबसे बड़ा घोटाला संजीवनी घोटाला है, इसका 8 गुना बड़ा है इलेक्टरल बॉन्ड घोटाला। और इस घोटाले में 4 रास्ते अपनाए गए थे। पहला रास्ता था चंदा दो धंधा लो, चंदा दो धंधा लो। दूसरा रास्ता जो अपनाया गया था, ठेका लो घूस दो। तीसरा हफ्ता वसूली, कंपनियों के खिलाफ ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई छोड़ो, उनसे बॉन्ड खरीदो और उनको ईडी, सीबीआई और आरबीआई से मुक्त कर देना, यानी कि हफ्ता वसूली, डरा के, धमकी दे के। और चौथा रास्ता जो अपनाया गया था वो शेल कंपनी, यानी कि फर्जी कंपनी बिठाकर उनसे चंदा लेना। तो ये एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से, बड़े सोच समझकर इलेक्टरल बॉन्ड स्कीम लाया गया था। दावा किया गया था ये पारदर्शिता लाएगी। हम राम के पुजारी हैं, राम के व्यापारी नहीं। हमने कहा है, हमारी आलोचना हो रही है कि 22 जनवरी को हमने निमंत्रण स्वीकार नहीं किया। निमंत्रण किसके लिए था? एक राजनीतिक समारोह, एक राजनीतिक व्यक्ति, प्रधानमंत्री के अपने खुद के गौरव के लिए वो समारोह था, राजनीतिक मकसद था। धार्मिक नेताओं ने भी उनकी उस समारोह का आलोचना की है। धार्मिक नेताओं ने भी कहा है कि वो सही नहीं था। हमने यही कहा कि राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम हमारे दिल में बसते हैं, हर एक भारतवासी के दिल में बसते हैं। जो उम्मीदवार यहाँ के पिछले 10 साल से रहे हैं, जिन्होंने जोधपुर के लिए, अपने लोकसभा क्षेत्र के लिए कुछ योगदान नहीं रहा है उनका, राजस्थान को छोड़िए, अलग अलग राज्यों को छोड़िए, खुद अपने इलाके में जो एमपी लैड्स फंड है वो खर्च नहीं कर पाए हैं, जिनका नाम राजस्थान के सबसे बड़े घोटाले में जिनका नाम शामिल है, तो बिल्कुल जोधपुर की जनता के बीच में सामने विकल्प है। जो व्यक्ति मंत्री बने हैं, एक महत्वपूर्ण मंत्रालय उनको दिया गया है और उसके माध्यम से उन्होंने राजस्थान के लिए कुछ नहीं कर पाए हैं। हमने भारत जोड़ो यात्रा के समय भी कहा था कि पूर्वी राजस्थान कनाल प्रोजेक्ट को राष्ट्रीय दर्जा देना चाहिए, और जब जल शक्ति मंत्री राजस्थान के हैं आप नहीं कर पा रहे हैं, तो ये कैसे मंत्री हैं? राजस्थान का तो हित तो देखते नहीं है। और पर आपने जोधपुर के बारे में पूछा, मैं कह रहा हूँ कि आप देखिए उनका जो एमपी लैड्स खर्चा, जो उन्होंने दस्तावेज पेश किया है जनता के सामने, कितना खर्च किया है।